दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। देश में 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। छठे चरण के चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और जनता को प्रभावित करने के लिए हर स्तर से प्रयासरत हैं। दोस्तों, छठे चरण में 25 मई को बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव होना है। आज के एपिसोड में हम यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में क्या होने वाला है और जनता का मिजाज क्या है, हवा का रुख क्या कह रहा है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, 8 लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव होना है उनमें महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व वाल्मीकि नगर शामिल है। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की ओर से जेडीयू के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा यहाँ जुटी हुई है। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा इस एपिसोड में करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले महाराजगंज लोकसभा से करते हैं। दोस्तों, यह सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। कारण भी आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में फिर से हैं, तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ आकाश सिंह को मैदान में उतारा है। आप आकाश सिंह को बखूबी जानते हैं, यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। दोस्तों, इस सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। 17 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 12 चुनाव में राजपूत की जीत हुई है। 4 बार भूमिहार जीते हैं, ठीक है, 1 बार कास्ट भी जीते हैं। अब आइए यहाँ के हालात को जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ एक अलग तरह की मुहिम चल रही है। भूमिहार बहुल क्षेत्र में जहाँ राजपूत हराव की बातें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत इलाकों में राजपूत समाज की गोलबंदी भी बहुत कुछ कह रही है। यहाँ AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। अखिलेश्वर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको ले माहौल दिलचस्प हो गया है। दोस्तों, यहाँ कांटे की टक्कर है। जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो इस सीट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी भारी पड़ रहे हैं। वैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2 दिन समय है, हालात में बदलाव भी होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले सीट हम की बात करते हैं। अब हम चलते हैं सिवान। दोस्तों, सिवान का माहौल काफ़ी
रोचक हो गया है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब मैदान में डटी हुई हैं, तो वहीं आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं एनडीए ने विजय लक्ष्मी को भी मौका दिया है। दोस्तों, यह बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कारण भी आप जानते हैं और समझते हैं। इस सीट पर पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं हिना साहब, जो निर्दलीय मैदान में हैं। दोस्तों, हिना साहब के लिए जहां अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है, तो वहीं आरजेडी को अपनी प्रतिष्ठा भी है। दूसरी तरफ एनडीए को भी इस सीट को हासिल करने के लिए बड़ी चुनौती मिल रही है। दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वह समीकरण तैयार हो रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब अब तक मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो हिना को हर क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है। खासकर स्वर्णों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस कारण वे मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। यहाँ सबसे अधिक नुकसान आरजेडी को हो रहा है। आरजेडी को इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम यानी माई समीकरण से एम गायब होता दिख रहा है। एम यानी मुसलमान हिना साहब के साथ पूरी तरह से जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली सीट की बात हम करते हैं गोपालगंज। दोस्तों, गोपालगंज सीट का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। इस सीट ने 3 बार बिहार को यानी 3 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। या यूं कहें कि इस धरती से 3 लोगों को मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हुआ है। लालू यादव, राबड़ी देवी और अब्दुल गफूर। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस सीट पर सबों की नज़र है। यहाँ जेडीयू से डॉक्टर आलोक कुमार मैदान में है, तो वहीं आरजेडी ने यह सीट वीआईपी को दी है और वीआईपी की तरफ से यहाँ प्रेमनाथ चंचल मैदान में है। वहीं एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी है। दोस्तों, यहाँ अल्पसंख्यक वोटरों में राजद के प्रति नाराजगी भी दिख रही है, जिसका लाभ जेडीयू को मिल सकता है। कारण भी आप जानते हैं। हिना साहब के निर्दलीय सीमान में लड़ने के कारण यहाँ के मुस्लिम समाज आरजेडी से किनारा करते अपने को किनारा करते नजर आ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। दोस्तों, जो पंडित बता रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है, उनकी माने तो यहाँ एक बार फिर जेडीयू की तीर चलेगी, चलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले सीट वैशाली। दोस्तों, वैशाली सीट
कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का गढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने वीणा देवी पर फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। दोस्तों, यहाँ का सियासी माहौल अभी काफ़ी गर्म व रोचक है। यहाँ वोटरों की गोलबंदी बहुत कुछ कह रही है। कहीं राजपूत हराओ अभियान चल रहा है, तो कहीं राजपूत समाज की गोलबंदी भी वीणा देवी के लिए हो रही। दोस्तों, क्या होगा इस सीट पर यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के समीकरण अभी बन रहे हैं और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उस पर भरोसा करें तो यहाँ आरजेडी यानी मुन्ना शुक्ला मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगली सीट शिवहर की ओर हम चलते हैं। दोस्तों, शिवहर का माहौल भी काफ़ी रोचक व दिलचस्प हो गया है। यहाँ जेडीयू के लवली आनंद व आरजेडी की दीप्ति जायसवाल के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर माहौल को और रोचक बना दिया है। यानी AIMIM ने इस सीट पर रंजीत कुमार, जो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। दोस्तों, रंजीत कुमार जितना वोट काटेंगे उसका उतना ही नुकसान दोनों पार्टियों को होगा। सर्वाधिक नुकसान आरजेडी को होने की बात हो रही है। चर्चा है कि मुसलमानों का अच्छा खासा वोट इन्हें मिल सकता है, जिसका सीधा असर दिखेगा और जेडीयू को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पूर्वी चंपारण। दोस्तों, पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह व VIP के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा से सीधी टक्कर है। दोस्तों, सीट पर जीते हैं। 17 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 7 बार राजपूत चेहरे जीते हैं। वहीं बैस भी 2 बार जीते हैं। प्रभावती गुप्ता और रामा देवी यहाँ से जीत चुकी हैं। भूमियार को भी 3 बार मौका प्रतिनिधित्व करने का मिला है। दोस्तों, जिस तरह के हालात इस चुनाव में बन रहे हैं और जो राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहे हैं, उनकी माने तो यहाँ अभी बीजेपी मजबूत स्थिति में, यानी राधा मोहन सिंह अभी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। वैसे जातीय समीकरण के आधार पर बात की जाए तो माहौल और रोचक बनता दिखता है। पूर्व के चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में राधा मोहन सिंह करीब 3 लाख वोटों से जीते थे। इस बार क्या होगा दोस्तों, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो मुकाबला है कांटे का है और कम वोटों के अंतर से जीत व हार का फैसला होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एनडीए यहाँ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, अगली सीट हम पश्चिमी चंपारण की ओर चलते हैं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल व कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी में सीधी टक्कर है। इस सीट पर कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है। कारण आप समझ सकते हैं, जिस तरह की चर्चाएं
यहाँ की राजनीतिक गलियारों में हो रही है, जो सूचनाएं आ रही है उनकी माने तो इस बार का स्वर्ण समाज कांग्रेस के साथ चल दिखता है। वहीं आरजेडी का जातीय समीकरण भी काफी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा है। इस कारण बीजेपी को नुकसान होने की चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि पिछले बार यहाँ स्वर्ण वोटरों ने खुलकर बीजेपी का सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। कई तरह की चर्चाएं भी डॉक्टर जायसवाल के प्रति हो रही है। एंटी कम्बेंसी की भी लोग बात कर रहे हैं। कई क्षेत्रों से किए गए वायदे को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अंतिम सीट वाल्मीकि नगर। दोस्तों, बिहार का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र, एक नंबर क्षेत्र है वाल्मीकि नगर। 2 नंबर बेतिया, 3 नंबर पूर्वी चंपारण, इस तरह के क्रमवार बनाया गया है। तो वाल्मीकि नगर भी इस बार सीट काफी सुर्खियों में है। यहाँ से जेडीयू के सुनील कुमार मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को मैदान में उतारा है। दोस्तों, इस सीट से कई बागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो कई मजबूत निर्दलीय भी डटे हुए हैं, जिसको लिए सियासी समीकरण बिगड़ रहे हैं। खासकर यहाँ एनडीए को, बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। कारण आप समझ सकते हैं कि दिलीप अग्रवाल जो वैश्य समाज से आते हैं वे मैदान में हैं और उन्हें व्यवसायियों के साथ कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इसी तरह से कांग्रेस के भी एक बागी प्रत्याशी मैदान में है, प्रवेश मिश्रा उनका नाम है, जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही स्थिति है कि वाल्मीकि नगर में अभी कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।